हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी टू लर्न। सो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई बोर्ड 2023। सो जैसा कि हम जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड जो है वो आ रहे हैं एंड तो इसमें हमें एक लास्ट मिनट प्रिपरेशन चाहिए होता है जिसमें हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने होते हैं कि मैथमेटिक्स में जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले सीबीएसई बोर्ड से लेकर अब तक कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ से अब हम वही कवर अप करेंगे, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे। सो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो है, ये है आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से है। सो व्हाट क्वेश्चन सेज इज if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, then what is the value of the then find the value of the m is 4. So this statement is true or false. आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि 65 and 117 के HCF को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहाँ से हमें m की वैल्यू 4 मिलती है। अब ये हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, HCF ऑफ 65 एंड 117। तो ये दो नंबर्स का पहले हम HCF फाइंड आउट करेंगे जिसे हम एक्सप्रेस करेंगे इसकी फॉर्म में, एंड वहाँ से हम m की वैल्यू को फाइंड आउट करके चेक करेंगे क्या वो वैल्यू 4 आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, सो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 117 इज इक्वल्स टू 65 इंटू 2 नहीं कर सकते तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू 1 प्लस, तो अगर हम 65 से यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 52। सो 165 ओके 52। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 65 इज इक्वल्स टू 52 इंटू 1 प्लस यहाँ पर आएगा 13। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 52 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 4 प्लस 0। अब हमें पता है कि जब हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाता है तो हम वहीं पर उसको स्टॉप कर देते हैं, और जहाँ पे हम इसे स्टॉप करते हैं वहाँ पर हमें देखना होता है कि हमारा b क्या है, दैट इज़ 13। तो 13 इसका क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। तो 13 यहाँ पर क्या है, HCF है। अब हमें बताया गया था कि जो HCF है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 65m माइनस 117 की फॉर्म में। सो यहाँ से हम यहाँ m की वैल्यू को फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। सो हमारा HCF यहाँ पे कितना आ चुका है, 13, एंड इसको हम लिख सकते हैं 65m माइनस 117। सो 13 प्लस 117 इज इक्वल्स टू 65m, तो यहाँ पर आ गया 0, 130 इज इक्वल्स टू 65m। सो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 130 अपॉन 65, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 पर। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ रही है, 2, बट उसने हमें क्वेश्चन में m की वैल्यू क्या बोली थी, 4। सो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। उसकी जो स्टेटमेंट थी उसमें उसने m की वैल्यू को 4 बताया था, बट m की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, सॉल्व करने पर 2 आ रही है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, सेकेंड चैप्टर। सो द क्वेश्चन इज, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द zeros, form a quadratic polynomial whose zeros are the reciprocal of the zeros of polynomial 5x squared plus 2x minus 3। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको ज़ीरोस कैलकुलेट करने हैं विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग ज़ीरोस, मतलब आपको ज़ीरोस कैलकुलेट नहीं करने हैं लेकिन आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फॉर्म करना है, लेकिन उसके ज़ीरोस, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोस हैं वो क्या होने चाहिए, वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोस के रेसिप्रोकल होना चाहिए। ओके, सो हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial 5x square plus 2x minus 3। हमने माना कि अल्फा और बीटा क्या हैं, इसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है।
तो हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फॉर्म करना है जिसके ज़ीरोज़ क्या हैं, इसके रेसिप्रोकल हैं, अल्फा और बीटा के। तो दैट मीन्स अल्फा और बीटा तो इसके ज़ीरोज़ हो गए, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हम लोग फाइंड कर लेंगे विच इज़ माइनस बी अपॉन ए। हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2/5। तो ये तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं सी अपॉन ए, तो यहाँ पे सी क्या है -3/5। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया -2/5 और ये अल्फा इंटू बीटा हो गया -3/5। अब इस तरीके से हम दूसरा पॉलिनॉमियल लेट करेंगे यहाँ पे। तो लेट वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है, लेट ax² bx प्लस सी इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, is the quadratic polynomial whose zeros are, उसके ज़ीरोज़ क्या हैं, आर 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा। क्योंकि जो पहले वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था उसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा थे, यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ क्या होंगे, उसके रेसिप्रोकल। तो अल्फ़ा का रेसिप्रोकल 1/अल्फ़ा और बीटा का रेसिप्रोकल 1/बीटा। तो यानी कि अब हमें इसके सम ऑफ द रूट्स और इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने होंगे। तो लेट फाइंड्स द सम ऑफ द रूट्स, दैट इज 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, और हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की है -2/5 और अल्फ़ा इंटू बीटा की है -3/5, जिसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये है -2/5 और अल्फ़ा इंटू बीटा की क्या है -3/5। तो माइनस माइनस कैंसिल, 2/5 इंटू 5/3 ये कैंसिल हो गया और ये बन गया 2/3। तो ये तो हमारे पास आ गया सम ऑफ द रूट्स। अब हम निकालेंगे इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा, यानी कि 1/अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू थी हमारी यहाँ पर -3/5, तो ये हो जाएगा -5/3, क्योंकि हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे यहाँ पे। ओके, अब हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x² इंटू सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स हमने क्या फाइंड आउट किया, सम ऑफ द रूट्स हमने फाइंड आउट किया है 2/3। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2/3 इंटू x। प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमने क्या फाइंड किया है -5/3। सो ये क्या बन जाएगा, x² -2/3 इंटू x -5/3। तो यहाँ पे 3 को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, तो 3 से हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 3x² -2x -5। सो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसके ज़ीरोज़ क्या थे, पहले वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ के रेसिप्रोकल थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशंस in two variables, pair of linear equations in two variable. So the question is, Susan invested certain amount of money in two schemes A and B, which offers a interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. She received rupees 1860 as the annual interest. However, had she interchanged the amount of invest in the two schemes, she would have received 20 more as annual interest. So how much money did she invest in each schemes? So यहाँ पे दो schemes की बात हो रही है, एक schemes है A और दूसरी scheme जो है वो है B, ठीक है। तो सुसेन क्या करती है, वो इन्वेस्ट करती है दोनों schemes में
और दोनों स्कीम्स में इन्वेस्ट करने पर उसको 8% का और 9% का इंटरेस्ट मिलता है। तो इन ऑल दोनों स्कीम से उसको इंटरेस्ट मिल जाता है 1860 का। जब वो इंटरचेंज करती है इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अमाउंट को दोनों स्कीम्स में, यानी कि बी को और ए को वो इंटरचेंज कर देती है, शी वुड हैव रिसीव 20 मोर एज एनुअल इंटरेस्ट। तो उसको 20 रुपीज़ ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है पहले वाले से जब वो दोनों अमाउंट्स को इंटरचेंज कर देती है। सो हाउ मच मनी डिड शी इन्वेस्ट इन ईच स्कीम। तो हमने यहाँ पे दो स्कीम्स मानी ए और बी। सो मनी इन्वेस्टेड, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं लेट करके यहाँ पे। ओके, तो लेट मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। हमने माना कि स्कीम ए में वो कितना इन्वेस्ट करती है, BX। उसके बाद मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, कि स्कीम बी में वो कितना इन्वेस्ट करती है, BY। तो हमने ये दो स्कीम्स मान ली जिसमें वो स्कीम ए में उसने ₹X इन्वेस्ट किए और स्कीम बी में उसने Y इन्वेस्ट किए। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होता है। ओके, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड है एक तरीके से, जैसे P इंटू R इंटू T वाला फॉर्मूला होता है। तो X पर उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, 8%। तो X का 8% कितना हो जाएगा, 8x/100। ये आपका पहला इक्वेशन बनेगा। प्लस B पे इन्वेस्ट करने से उसको कितना मिलता है, 9%। तो इसका 9% क्या हो जाएगा, 9y/100। तो यानी कि X पे इन्वेस्ट करने से उसे 8x/100 मिल रहा है और Y पे इन्वेस्ट करने से उसे 9y/100 मिल रहा है। इन टोटल उसको कितना इंटरेस्ट मिल जाता है, 1860। तो यहाँ से इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। 8x + 9y, पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1860 के आगे हम 2 ज़ीरोज़ और लगा देंगे। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। अब दूसरी इक्वेशन में वो हमसे क्या कह रहा है, दूसरी इक्वेशन में वो क्या कर रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट चेंज कर रहा है। यानी कि जो उसने X में इन्वेस्ट किया था वो Y में कर रहा है, Y वाला X में कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर देखते हैं हम कि उसको 20 रुपीज़ ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है। यानी कि पहले जो 8% उसको X पे मिल रहा था, अब वो 8% उसे Y पे मिलेगा। 9% जो उसे Y पे मिल रहा था वो 9% अब उसे X पे मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि अब X पर उसको कितना मिलेगा, X पर उसको मिलेगा 9%। तो 9x/100। Y पे अब उसको कितना मिलेगा, 8%। तो 8y/100। तो ऐसा करने से क्या होता है कि उसे 1860 में 20 रुपीज़ और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो ये उसका टोटल इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ से आया 9x + 8y = अपॉन 100 = 1880। तो पूरी इक्वेशन को हम 100 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 9x + 8y = 1880 और उसके आगे 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो दैट मीन्स अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब वो दोनों इक्वेशंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो है 8x + 9y = 1860 के आगे 2 ज़ीरोज़ लगा दिए। और दूसरी इक्वेशन है 9x + 8y 188000। तो ये दो इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है और x और y सॉल्व करके हमारे पास दोनों स्कीम्स के मनी अमाउंट आ जाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो ऐसा करने पर क्या आता है, ओके 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 72x। यहाँ 9 से करते हैं तो ये आएगा 81, 3 ज़ीरोज़, 9 से करा 54, 9 8 72, 72 और 5 कितना हो गया 77। तो यहाँ पर आ गया 1674। इसी तरीके से इसको 8 से कर देंगे तो 72x + 64y। अब इसको 8 से कर देंगे तो यहाँ पे भी 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। 8 8 से यहाँ पे भी 64 आ जाएगा।
70 आ जाएगा, फिर 7 यहाँ पर आ गया और ये हो गया 15। तो यानी कि अब इनके साइन हम चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने के बाद ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया हमारे पास 17y और यहाँ से 3 ज़ीरोज़ आएंगे, एक ज़ीरो और आ जाएगा 17। ओके, 3 ज़ीरोज़ 17। ओके, तो अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो y की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे हम इसे सॉल्व करके। तो ये आया था हमारे पास 17y इज इक्वल्स टू 17 के आगे कितने ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, 4 ज़ीरोज़। तो यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। ओके, तो y की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 10,000, जब 17 से हम इसे डिवाइड करेंगे। ओके, तो अब एक इक्वेशन हमने लेनी है। हमारे पास इक्वेशन था 8x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 1600। तो यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करते हैं, ये बनेगा 90,000 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से 8x 18600 माइनस 90,000। तो इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से 3 ज़ीरोज़ तो आएंगे ही और 90,000 से कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा। तो x इज इक्वल्स टू 96,000 बाय 8। सो 8 से ये कट जाएगा 12 पर, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 12,000। यानी कि उसने x में कितना इन्वेस्ट किया था, 12,000, एंड y में कितना इन्वेस्ट किया था, 10,000। सो दीज आर दी टू वैल्यूज़। मनी स्कीम A में इन्वेस्ट किया था 12,000 और स्कीम B में इन्वेस्ट किया था 10,000। Okay, so move on to the next question. Okay, so this is the question of the trigonometry, introduction to trigonometry, और one of the important question है क्योंकि ये question जो है वो maximum papers में repeat हुआ है। So question क्या है, if sec A is equals to x plus 1 by 4x, then prove that sec A plus tan A is equals to 2x और 1 by 2x। Okay, वो हमसे ये कह रहा है कि sec A की वैल्यू जो है वो x प्लस 1 बाय 4x है। तो आपको प्रूव करना है कि sec a प्लस tan a की वैल्यू या तो 2x है या तो 1 बाय 2x है। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास sec a की वैल्यू तो है, हमें tan a की वैल्यू और चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका sec स्क्वायर a निकाल लेंगे। दैट मीन्स आपको स्क्वायरिंग करनी होगी ऑन बोथ साइड्स। तो सबसे पहले तो हमने इसका sec स्क्वायर a निकाल लिया। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 16 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई 4x। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 16 एक्स स्क्वायर प्लस ये कैंसिल कर लेंगे, x और x भी कैंसिल कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 बाई 2। सो ये हमने इसलिए किया है क्योंकि अब जो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे उस आइडेंटिटी में हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने इसको यूज़ किया। ओके, तो अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी sec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ से आया sec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a, और अभी अभी हमने sec स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो क्या थी इसकी वैल्यू, दैट इज़ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। तो यहाँ से वो हमें tan स्क्वायर a की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 1 बाय 16 एक्स स्क्वायर है माइनस 1 बाय 2, क्योंकि 1 बाय 2 माइनस 1 आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 बाय 2 आएगा। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि अब ये कैसे आइडेंटिटी बनेगा, ये चीज़ हमें समझनी है। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, 1 बाय 16 एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाय 4x का होल स्क्वायर,
माइनस 2 इंटू, क्योंकि ये a स्क्वायर आ गया और ये b स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे 2a भी हम बना सकते हैं. 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a. और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये -1/2 ही आएगा. ठीक है, तो ये हमने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, जो कि आइडेंटिटी बन जाती है a माइनस बी का होल स्क्वायर. सो x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a. तो यहाँ से हमें tan स्क्वायर a की वैल्यू मिल गई है. तो अब यहाँ से हम tan a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. तो tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1/4x इज इक्वल्स टू tan a, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया. इसी तरीके से हमारे पास sec a की वैल्यू पहले से ही गिवन थी x प्लस 1/4x. अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है tan a प्लस sec a. ठीक है, तो अब दोनों को ऐड कर देंगे, x माइनस 1/4x प्लस x प्लस 1/4x. तो ये कैंसिल हो जाएगा. x प्लस x हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x. तो यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है tan a प्लस sec a की, जो कि क्या आ रही है, 2x आ रही है. यहाँ से हम एक चीज़ और कर सकते थे, इसकी जो वैल्यू है ये दो वैल्यूज़ ले सकता है प्लस माइनस की, क्योंकि जब हमने यहाँ से स्क्वायर रूट हटाया था तो स्क्वायर रूट जब हम हटाते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों की वैल्यूज़ लेता है. तो ये तो हमने एक बार प्लस लेके सॉल्व किया, अब एक बार हम लोग माइनस लेके सॉल्व करेंगे इसको. तो tan a प्लस sec a इज इक्वल्स टू, अब tan a की वैल्यू हम माइनस लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस x प्लस 1/4x प्लस x प्लस 1/4x. तो यहाँ से माइनस x प्लस x कट गया और 1 प्लस 1/4x प्लस 1/4x क्या हो जाएगा, 2/4x, दैट इज़ 1/2x. तो यहाँ से tan a प्लस sec a की वैल्यू 2x भी हो सकती है और 1/2x भी हो सकती है. तो जब भी हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो हमें प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ को लेना होता है. हम सिर्फ प्लस नहीं ले सकते, इसमें माइनस भी लेना होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एंड ये क्वेश्चन भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत रिपीट होते हैं. तो क्वेश्चन इज, इफ़ m टाइम्स द mth टर्म, वो कह रहा है m टाइम, अगर हम mth टर्म को m टाइम्स लेते हैं और उसको इक्वल रखते हैं n टाइम्स द nth टर्म, यानी कि यहाँ पे दो टर्म है, एक mth टर्म है और एक nth टर्म है. तो mth टर्म का m टाइम्स और nth टर्म का n टाइम्स, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं. तो शो करो कि m प्लस nth टर्म जो है वो 0 है. तो यहाँ से हमें इस चीज़ को समझना है, इसको अब हम टर्म की फॉर्म में लेके सॉल्व करेंगे. तो हमें दिया हुआ है mth टर्म, mth टर्म को कैसे लिख सकते हो, am, उसका m टाइम्स ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे nth टर्म, इसका n टाइम्स ले लेते हैं, और ये क्या है, इक्वल है. तो अगर ये इक्वल है तो उसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. क्या होता है, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे. अब क्योंकि बस यहाँ पे n की जगह m कर दिया है, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. इसी तरीके से an लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो इसको ओपन करेंगे, m से मल्टीप्लाई कर देंगे, m से m माइनस 1 इंटू डी. सिमिलरली यहाँ पर भी an प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी. तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉल्व होगा. यहाँ पे सारी टर्म्स को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस an माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से am है और यहाँ से an है, यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं, तो ये m माइनस n आ जाएगा. ओके, तो यहाँ से भी d है, यहाँ पे भी d है, तो d कॉमन लेते हैं, तो ये m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा.
क्योंकि जब आप m इंटू एम माइनस वन को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट भी तो खोलोगे, तो m स्क्वायर माइनस m आ जाएगा, और यहाँ से खोलोगे तो ये माइनस n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज a इंटू एम माइनस एन प्लस डी इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये हम एक ब्रैकेट में डालेंगे, और माइनस m प्लस n में यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, इज इक्वल्स टू 0। तो अभी इसमें हमें काफ़ी कुछ कॉमन मिलेगा, उसके लिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें कॉमन, अब यहाँ से हमें मिलता है a इंटू एम माइनस एन तो चल ही रहा है, प्लस d इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, m माइनस एन इंटू एम प्लस एन माइनस m माइनस एन इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में आपको m माइनस एन यहाँ पर भी मिल रहा है, m माइनस एन यहाँ पर भी मिल रहा है, इसका मतलब m माइनस एन हम कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब आपको एक चीज़ समझनी है, आपको टर्म कौन सी निकालने के लिए बोला गया था, a प्लस एम प्लस एन टर्म निकालने के लिए बोला गया था। तो a एम प्लस एन टर्म क्या होगी, a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1, यही टर्म होगी। तो यानी कि यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाता है, m माइनस एन, और तो ये तो हम यहाँ से एक मिनट इसको हम लिखते हैं a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 बन जाएगा, तो a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और हम यहाँ पे टर्म कौन सी फाइंड कर रहे थे, हम यहाँ पे टर्म फाइंड कर रहे थे m प्लस एन वाली। तो m प्लस एन क्या बनेगा, a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, अभी हम इसको इक्वल टू 0 नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया नहीं है। ओके, और यहाँ से आप देख सकते हो कि a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1 क्या आ रहा है, 0, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो दिस इम्प्लाइज कि a प्लस एन टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यही हमें प्रूव करना था कि m प्लस एन वाली टर्म हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इसे सॉल्व करना है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आपको स्पेशली मेंशन है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज़ करना है। अगर आप किसी और मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं तो वो फिर गलत हो जाएगा। तो इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम इक्वेशन है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। तो अभी थोड़ा सा इक्वेशन की फॉर्म इसको हम देते हैं, तो ये क्या बनेगा, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो पहले तो एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, फिर एक्स की टर्म आएगी। एक्स की टर्म में हम कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये है हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म, बिल्कुल क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है अब ये। अब क्योंकि उसने हमें बोला है कि इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना पड़ेगा पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है यहाँ पर माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू a है, c की वैल्यू भी a है। ओके, सो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। सो अब यहाँ पे ओके, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 4a स्क्वायर। तो यहाँ से अब हमें ओपन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर
प्लस 1 माइनस 4a²। तो यहाँ पे अभी हमने a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया है, a की पावर 4 माइनस 2a² प्लस 1। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, आगे सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ से हमें d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एंड तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट चल रहा है a की पावर 4 माइनस 2a² प्लस 1। तो ये बन जाएगा a² का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a² इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। नाउ व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x is equals to minus b plus minus root d upon 2a. Now using the formula we get x is equals to, अगर हम यहाँ से b की वैल्यू चेक करते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू थी और यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू, तो वो प्लस हो जाएगा a² प्लस 1 प्लस माइनस। जब हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो इसका अंडर रूट लेने से क्या होगा, ये बन जाएगा a² माइनस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा a² माइनस 1 अपॉन 2a। अब एक बार हमने इसमें प्लस रख के सॉल्व करना है और एक बार हमने इसमें माइनस रख के सॉल्व करना है। सो इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा x इज इक्वल्स टू a² प्लस 1 प्लस a² माइनस 1 अपॉन 2। दूसरी बार हम रखेंगे a² प्लस 1 माइनस a² प्लस 1 अपॉन 2। तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, x इज इक्वल्स टू 2a² अपॉन 2, ये भी कट गया। तो फर्स्ट x की वैल्यू आ जाएगी a² एंड दूसरा यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू a² कैंसिल, 2 प्लस 2 अपॉन 2 ये कैंसिल हो जाएगा 1 पे। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। तो ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट होगी, एक होगा x² और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन अगेन इज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये मोटर बोट का क्वेश्चन है एंड सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज भी इसी क्वेश्चन में ही आती है। अ मोटर बोट whose speed is 24 km per hour in still water takes 1 hour more to go 32 km upstream then to return downstream to the same spot. So find the speed of the stream. अगर इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पूछी जाती, स्टिल वाटर की स्पीड भी पूछी जाती और स्ट्रीम की स्पीड भी पूछी जाती, तो ये क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का हो जाता, क्योंकि वहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना होता है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल को फाइंड आउट करना होता है और यहाँ पे बोला भी सिर्फ क्या गया है फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। एक ही चीज़ को फाइंड करने के लिए बोला गया है। अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा उससे रिलेट करते हुए चलते हैं तो हमें पता है कि स्टिल वाटर की स्पीड को हमें क्या लेना होता है। स्टिल वाटर की जो स्पीड होती है वो हमेशा x किलोमीटर पर आवर होती है, यही होती है स्टिल वाटर की स्पीड। और जो स्ट्रीम की स्पीड होती है वो हमें लेनी होती है y किलोमीटर पर आवर। बट स्टिल वाटर की स्पीड तो हमें गिवन है और हमें स्ट्रीम की स्पीड को फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये वाली स्पीड तो हमें गिवन है 24 किलोमीटर पर आवर, बट ये वाली स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है y किलोमीटर पर आवर। ओके, इसमें दो चीज़ें भी आपको हमेशा याद रखनी होती हैं। एक होता है स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, क्योंकि स्टिल वाटर और स्ट्रीम की स्पीड से ही अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की आप स्पीड निकाल सकते हो। सो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज, अपस्ट्रीम मतलब उसको ऊपर जाना है, ऊपर जाने में स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। तो स्टिल वाटर की स्पीड से अगर आप स्ट्रीम वाटर की स्पीड को माइनस कर देते हो तो वो हमारे पास स्पीड आ जाती है अपस्ट्रीम की। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें स्पीड चाहिए डाउनस्ट्रीम की। डाउनस्ट्रीम मतलब उसको नीचे आना है। नीचे आने में क्या होता है कि स्पीड बढ़ जाती है, तो वो जाएगा 24 + y। डिस्टेंस उनका सेम ही है,
डिस्टेंस वो कितना जा रहे हैं, 32 किलोमीटर ही जा रहे हैं, आने का भी वही है जाने का भी वही है, 32 किलोमीटर सेम स्पॉट का दिया हुआ है हमें। तो हम टाइम फाइंड कर लेते हैं, टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम एंड टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम। तो दोनों के टाइमिंग्स को हम फाइंड करते हैं और एक रिलेशन बना के उसके सॉल्व करते हैं। ओके, टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम, कि अपस्ट्रीम जाने में उसे कितना टाइम लगता है। टाइम हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस कितना है 32 और स्पीड कितनी है 24 माइनस वाई। इसी तरीके से हम टाइम निकालते हैं टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम, कि डाउनस्ट्रीम जाने में उसे कितना टाइम लगता है। अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 32 है और स्पीड 24 प्लस वाई है। तो जाने में ज़्यादा टाइम लगता है आने से। यहाँ पे अब क्वेश्चन में वो क्या कहता है, क्वेश्चन में वो ये कहता है कि जो मोटर बोट है वो 1 घंटा ज़्यादा ले लेती है अपस्ट्रीम जाने में देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ से इक्वेशन बनाएं तो वो क्या इक्वेशन बनेगी, डाउनस्ट्रीम क्या कर रही है, डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना है, डाउनस्ट्रीम का टाइम है 32/24 माइनस वाई। वो सॉरी अपस्ट्रीम जाने का टाइम क्या है 32/24 माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम क्या है 32/24 प्लस वाई। लेकिन अपस्ट्रीम वाली क्या कर रही है, डाउनस्ट्रीम वाली से 1 घंटा ज़्यादा ले रही है। तो अब यहाँ से इक्वेशन बनेगी, अब यहाँ पे इक्वेशन बना के हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 32/24 माइनस वाई माइनस 32/24 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, जिसमें हम 32 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/24 माइनस वाई माइनस 24 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 24 माइनस वाई को और 24 प्लस वाई को। तो ये आएगा 24 प्लस वाई माइनस 24 और प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। 24 कट जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, दैट इज 64y, और यहाँ पर आ जाएगा 24 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 64y माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576 इज इक्वल्स टू 0। 24 का एक मिनट हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, 96 8 देन 4, ओके 576 ही होता है। अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम 576 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं एक बार। ये 2 पर जाएगा, यहाँ पर आएगा 8 और देन फिर आएगा 8, 288 144, 2 से जाएगा 72 देन 36 18 9 और अब ये जाएगा 3 से। तो अब यहाँ से हमें फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो यहाँ तक तो हमारा 32 आ गया। इसके बाद बचा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 64 तो इससे नहीं बनेगा। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये कि अगर हमें इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है तो हम सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर भी देख सकते हैं। तो इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 64y माइनस 576 इज इक्वल्स टू 0। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे 64 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 576। तो यहाँ पे 64 का होल स्क्वायर करते हैं, 256 24 36 38 6 9 0 4096 माइनस यहाँ पर आएगा 28 30 2304। तो यहाँ से 2034 करेंगे तो ये आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 6 0 2।
यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। 64 का स्क्वायर 24, 25, 2, 38, 904096 और 576 का करते हैं 24, 30, 2034। सो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ओके 24 प्लस वाई माइनस 24 प्लस वाई 64 y is equals to 24 square minus y square एंड 24 का स्क्वायर भी यही होता है। ओके तो यहाँ पर आ रहा है 288144। सो 3 3s are 9, 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 36, 36 और 16, 3 3s are 9, 18 36, 36 और 16, 52 आ रहा है। ओके तो यहाँ पर आएगा, इक्वेशन बन रही है हमारी 64x माइनस 576। इसमें और ट्राई करते हैं, इसमें शायद 72 बन जाएगा। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 16, 32, 32 और 72 और 9, 72 और 9, 3 3s are 9, 9 2s are। ओके तो इसको एक बार हम यहाँ से दोबारा सॉल्व करते हैं और इसे अब एक बार हम दोबारा सॉल्व करते हैं। यहाँ से इक्वेशन तो यही रहेगी। ओके सो इक्वेशन इज 32/24 माइनस वाई माइनस 32/24 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। सो इसे सॉल्व करेंगे 24 माइनस वाई इंटू 24 प्लस वाई। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया है, 32 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 24 प्लस वाई माइनस 24 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 आता है। ये कैंसिल हो गया एंड ये बन जाएगा 32 इंटू 2y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 24 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर 64y। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 माइनस वाई स्क्वायर एंड ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 64y माइनस 576 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक हमारी इक्वेशन तो बन गई है और अब इसे हमें सॉल्व करना है आगे। ओके तो इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 64y माइनस 576 इज इक्वल्स टू 0। तो 576 की हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसको हम 3 से करते हैं तो ये 1 पे जाएगा, 27 जो कि 9 पे जाएगा और फिर ये आएगा 2 पर 192। उसके बाद फिर 3 से करेंगे, ये जाएगा 6 पर 18 और फिर ये जाएगा 4 पर। इसके बाद ये 2 पर जाएगा 32, 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 2 and 2 1s are 2। सो 9, 18, 32, सॉरी 9, 18, 36 एंड 72 और यहाँ से बचा 8 और यहाँ से आया 72। तो ये दो नंबर्स मिल गए हैं यहाँ पे 72y माइनस 8y माइनस 576 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे, इस ग्रुपिंग से y कॉमन लेंगे एंड इस ग्रुपिंग से हम 8 कॉमन लेंगे, y प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से y माइनस 8 और y प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू तो 8 आ जाती है, बट यहाँ से y की वैल्यू माइनस 72 आएगी और ये रिजेक्ट हो जाएगी, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमें यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड निकालनी थी। सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द AP एंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। एंड 1 मिनट के लिए तो आपको ये लग सकता है इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का होगा। क्वेश्चन को आपको पढ़ के ही समझना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। आफ्टर 1 मिनट अ पुलिस मैन रन्स आफ्टर द थीफ टू कैच हिम। एक थीफ है जो इतनी यूनिफॉर्म स्पीड पे रन कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म उसकी स्पीड जो है वो एक जैसी है 100 मीटर पर मिनट। और 1 मिनट के बाद जो पुलिसमैन है वो उस थीफ के पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए। तो पहले जो पुलिस की स्पीड थी वो 100 मीटर पर मिनट ही थी पहले मिनट में, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी स्पीड को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि वो उस थीफ के पीछे 1 मिनट के बाद भागा था और जो थीफ था वो उससे 1 मिनट पहले भागना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि अगर पुलिस भी उसी यूनिफॉर्म स्पीड पे चलेगी तो वो उस थीफ को कैच नहीं कर पाएगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पुलिसमैन को हर मिनट अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो एवरी सक्सीडिंग मिनट वो क्या कर रहा है, अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा है उस थीफ को पकड़ने के लिए। सो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। तो कितने मिनट्स के बाद पुलिस जो है वो उस थीफ को कैच कर लेती है, उसे पकड़ लेती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक थीफ है और एक पुलिसमैन है। हमसे पुलिसमैन का टाइम पूछा गया। सो लेट द टाइम टेकन बाय पुलिसमैन टू कैच द थीफ बी n मिनट्स। हमने मान लिया कि पुलिस को n मिनट्स लगते हैं उस थीफ को पकड़ने के लिए। सो टाइम टेकन बाय, तो फिर थीफ ने कितना टाइम लिया भागने का, टाइम टेकन बाय थीफ, वो कितने मिनट भागा, n+1। अब यहाँ पे n+1 क्यों हुआ, क्योंकि जो थीफ था वो उससे 1 मिनट पहले भागा था, तो इसीलिए उसने 1 मिनट एक्स्ट्रा लिया है थीफ ने, तो उसका टाइम कितना हो गया, n+1। और पुलिसमैन उससे 1 मिनट कम भागा था, तो वो तो n मिनट हो गया, तो यानी कि थीफ ने उससे 1 मिनट ज़्यादा लिया था, तो वो हो गया n+1 मिनट्स। सो स्पीड हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ 100 मीटर पर मिनट। ये किसकी स्पीड है, ये थीफ की स्पीड, ये थीफ के भागने की स्पीड है जो कि कांस्टेंट है। एंड यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्टेंस, कि थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। थीफ की जो स्पीड थी वो है 100 और टाइम उसने कितना लिया, n+1, तो दैट मीन्स उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 100 इंटू n+1। ये तो थीफ का डिस्टेंस हो गया। अब हम पुलिसमैन का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए पहले हमें उसकी स्पीड देखनी होगी पुलिसमैन की, जो कि हर मिनट क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी 10 मीटर से। तो यहाँ पे अब हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं, स्पीड ऑफ द पुलिसमैन विच फॉर्म्स एन AP, जो कि क्या कर रही है, AP फॉर्म कर रही है, क्योंकि पहले मिनट तो वो भागा नहीं था, तो उसने 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से भागना शुरू किया था। उसके बाद उसने अगले मिनट क्या किया, अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर लिया 10 से, तो यानी कि अब अगली बार उसकी स्पीड कितनी हो गई, 110, फिर उसकी स्पीड कितनी हो गई, 120। इस तरीके से उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया जब तक कि उसने उस थीफ को कैच नहीं कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसकी स्पीड तो यहाँ पे ये फॉर्म कर रही है। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पुलिसमैन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें इस AP का क्या निकालना पड़ेगा, सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 ब्रैकेट 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n जितना टाइम उसने लिया तो वो तो हो जाएगा n/2, यहाँ पे आ जाएगा 200, n माइनस 1 इंटू डी, इनका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है 10, तो n/2 200 प्लस 10n माइनस 10, दिस इम्प्लाइज n/2 190 प्लस 10n। सो यहाँ पर आ गया 190 एंड यहाँ से हम 10 कॉमन लेते हैं तो 10n/2 आ जाएगा विच इज़ 19 प्लस n, तो ये 5 पर कैंसिल हो जाएगा। दिस बिकम्स 5n इंटू 19 प्लस n। अब क्योंकि दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही रहा है ना, क्योंकि जो थीफ ने डिस्टेंस कवर किया और जो पुलिसमैन ने डिस्टेंस कवर किया वो दोनों का सेम ही है, क्योंकि तभी तो वो उसको पकड़ पाया ना, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस सेम रहे। तो जो हमने थीफ का डिस्टेंस निकाला था वो था 100 इंटू n प्लस 1, और जो अभी हमने पुलिसमैन का डिस्टेंस निकाला है वो है 5n इज इक्वल्स टू 19 प्लस n, 19 प्लस n। तो यहाँ से पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। 100n प्लस 100 इज इक्वल्स टू 95n प्लस 5n स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज 5n स्क्वायर प्लस 95n माइनस 100n माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, 5n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। सो पूरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। दिस बिकम्स n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। सो अब यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ये हो जाएगा माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ग्रुपिंग करेंगे और यहाँ से जो n की वैल्यू हमें मिलेगी वही टाइम होगा जो पुलिसमैन ने लिया उस थीफ को कैच करने के लिए। n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो n माइनस 5 इंटू n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है एंड देन वी विल फाइंड कि हाउ मच टाइम द पुलिसमैन टेक टू कैच द थीफ। सो n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू माइनस 4 रिजेक्ट हो जाएगा, टाइम नेगेटिव नहीं होगा। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। दैट मीन्स टाइम टेकन बाय पुलिसमैन टू catch the thief is equals to 5 minutes। 5 minutes लगे पुलिस को उस thief को कैच करने में। So I hope you all understand and you all like my video. So thank you so much for watching my video.